अगर कोई आपसे कहे कि लड़ाई अब बंदूक से नहीं बल्कि टैरिफ, एनजीओ, आंदोलन, सोशल मीडिया और पड़ोसी देशों से लड़ी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? भारत की विकास की गाड़ी पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है और ड्राइवर कौन है? कोई एक देश नहीं बल्कि डीप स्टेट प्लस अमेरिका प्लस चीन प्लस कट्टरपंथी नेटवर्क। कभी किसान आंदोलन, कभी महिला पहलवान, कभी छात्र आंदोलन, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम नरसंहार, कभी नेपाल मालदीव में भारत विरोध और कभी सीधे 50% टैरिफ का हथौड़ा। और जब हिंदू युवक को फांसी पर लटकाया जाता है तब दुनिया चुप रहती है। लेकिन भारत विरोधी कट्टरपंथी मरे तो झंडे आधे झुक जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सब इत्तेफाक है या भारत को घेरने की एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक साजिश रची जा रही है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम नाम लेंगे, सबूत दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत क्यों नहीं झुका और क्यों अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। साथियों, मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं आपकी सोसाइटी। वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन दीपू दास की विभत्स हत्या, शेख हसीना को अपदस्थ करवा दिया गया, उनकी कुर्सी छीन ली गई। यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बनते ही पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करते हैं। वह बांग्लादेश जो अपनी आज़ादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी जुल्म सहे, बांग्लादेश की महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने रेप किया, बच्चों को मार डाला, वह इस्लाम के नाम पर उसी कट्टरपंथी पाकिस्तानी जमात का साथ दे रहा है। नेपाल से लेकर के मालदीव तक भारत विरोध को सह दिया गया। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान भारत विरोधी बयान सामने आए। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल द्वारा अपने नक्शों में शामिल करने से तनाव बढ़ा। नेपाल की चीन से नज़दीकी इसके पीछे माना जा रहा है कि मालदीव की मुइज्जू सरकार बनते ही भारत विरोध का झंडा बुलंद किया। भारतीय सेना की टुकड़ी को हटाने से लेकर के कई कदम उठाए गए। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद पारंपरिक रूप से भारत के बजाय तुर्की की अपनी पहली विदेश यात्रा की और बाद में चीन की राजकीय यात्रा पर चले गए। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए। चीन, पाकिस्तान के बाद छोटे छोटे ये पड़ोसी लगातार भारत को परेशान कर रहे हैं। इनके पीछे भी अमेरिका प्लस डीप स्टेट और चीन का हाथ है। हालांकि 2 साल के भीतर ही मालदीव को समझ आ गया था कि उसे भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होगा। मालदीव को समझ आया कि चीन से दोस्ती की कीमत क्या है और भारत बगैर किसी कीमत के उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी कीमत क्या है। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वह संकट में पड़ा है। यही वजह है कि मुइज्जू भारत दौरे पर भी आए और रिश्तों में पड़ी खटास को दूर करने की कोशिश किए। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ दिनों में 3 बार अमेरिका घूम कर आ चुके हैं। इस दौरान अमेरिका के मन मुताबिक समझौता कर लिए हैं। यही वजह है कि अब फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को शांति सेना के हिस्से के रूप में लगाए जाने की बात की जा रही है। जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बांग्लादेश से रिश्ते बनाता है और वहां कट्टरवाद का बीज बोता है, वही पाकिस्तान तरीका बताया था। वह भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलता रहता है। फेलिंगर ने एक्स पर लिखा कि उसने खालिस्तान नैरेटिव एक्स हैंडल के साथ 2 घंटे तक चर्चा की कि खालिस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया जाए और रूस समर्थक भारतीय नेता नरेंद्र मोदी के चंगुल से कैसे आज़ाद किया जाए। हालांकि भारत में उसका पोस्ट प्रतिबंधित कर दिया गया। कई देशों में
सत्ता पलट कर चुका है डीप स्टेट और अमेरिका। ये तो आप जानते ही हैं। कब किया था? 1954 में ग्वाटेमाला में ऑपरेशन पीबी सक्सेस के जरिए राष्ट्रपति जाकोबो आर्बेंज को गिरा दिया गया था, क्योंकि उनकी जमीन सुधार नीतियों से अमेरिकी कंपनियां परेशान थीं। 1957 और 1558 में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुकर्लो की सरकार को अस्थिर करने के लिए CIA ने विद्रोहियों का समर्थन दिया था, लेकिन ऑपरेशन फेल हुआ और अमेरिका की पोल उस समय खुल गई। 1961 में क्यूबा में फिडेल कास्त्रो को हटाने के लिए बे ऑफ पिग्स आक्रमण कराया गया, लेकिन यह भी नाकाम रहा। NGO और मीडिया नेटवर्क को हथियार बनाया गया। जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी, यूसैड, ओमिद्यार नेटवर्क आदि के जरिए देशों में अस्थिरता फैलाई गई थी। भारत में भी ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें नाकाम कर दिया। तकनीकी मोर्चे पर भी CIA सक्रिय रही। 2010 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्टूक्सनेट वायरस से निशाना बनाया गया। सीरिया गृह युद्ध में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों को फंड और ट्रेनिंग दी गई और ट्रंप ने भी CIA को असद को हटाने का आदेश दिया। 2024 में असद की सरकार गिरी और अब वहां सत्ता में है। वेनेजुएला में भी 2020 में अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री और विपक्षी नेताओं की मदद से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन वह पकड़ी गई। लैटिन अमेरिका CIA का पसंदीदा निशाना रहा है। 1964 में ब्राजील के राष्ट्रपति जोआओ गौलार्ट को हटाया गया, क्योंकि उन्हें अमेरिकी हितों के खिलाफ माना जा रहा था। 2023 में फिर से ब्राजील में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को हटाने के लिए मैदान स्टाइल अपराइजिंग यही ऑपरेशन चलाया गया था, उसकी कोशिश की गई थी, जिसमें बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, लेकिन CIA का दांव उल्टा पड़ गया। राष्ट्रपति लूला अब ब्रिक्स देशों का खुला समर्थन कर रहे हैं और ट्रंप प्रशासन की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, लेकिन भारत नहीं झुका, बल्कि दृढ़ता से खड़ा रहा है। खास करके रूस से तेल खरीदने और कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने जैसे मुद्दों पर अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत व्यापार के दूसरे विकल्प तलाश रहा है और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है और भारत को अमेरिकी टैरिफ से भारी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत नहीं झुका। भारत ने ट्रंप प्रशासन की मांगों के आगे घुटने टेकने के बजाय अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते किए और वैकल्पिक बाजारों की तलाश की, जिससे यह पता चला कि वह बंदूक की नोक पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता और किसानों के हितों की रक्षा सबसे पहले करेगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी को भी करार दे दिया। इसको लेकर के देश के अंदर भी मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाया, तभी तो उन्हें पप्पू कहा जाता है। लेकिन भारत अंदरूनी और बाहरी दबाव के आगे नहीं झुका। नतीजा ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 8% की वृद्धि दर्ज की गई और दूसरी छमाही में 8.5% की वृद्धि ने डेड इकोनॉमी बोलने वाले लोगों के चेहरे पर तमाचे जड़ दिए। यहां तक कि IMF ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ा करके 6.6% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। OECD ने 2025 के लिए ग्रोथ का अनुमान बढ़ा करके 6.7% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। S&P का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2026 में 6.5% और 2027 में 6.7% बढ़ेगा। तो भारत ने निकाला ट्रंप की टैरिफ का तोड़।
कैसे निकाला? भारत ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए दूसरे विकल्प तलाशे। कई देशों और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA कर लिया। खास करके आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA और आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA किए हैं। नवंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 19.4% की बढ़ोतरी हुई और टैरिफ के बावजूद अमेरिका के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हो गई। जिन देशों और ब्लॉक के साथ समझौते हो चुके हैं उनमें UAE, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपियन की फ्री ट्रेड एसोसिएशन देश, ओमान, मॉरिशस समेत कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। वहीं यूरोपीय संघ, चिली, न्यूजीलैंड के साथ बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। इनके साथ समझौता कभी भी हो सकता है, लाइन क्लियर है। फिलहाल भारत का 26 देशों के साथ FTA है और 26 देशों के साथ ही प्राथमिक व्यापार समझौता यानी PTA भी है। इसके अलावा 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक वार्ता चल रही है। इसकी सफलता के बाद चीन को छोड़ करके करीब सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापार समझौते हो जाएंगे। इससे भारत का निर्यात भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना दिख रही है। भारत के इन कदमों ने ही भारत को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया है और 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ इनकलाब जिंदाबाद साथियों।